चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अगर आप 8 मार्च केमिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, तो आपके लिए वीडियो बनी है। तो मैं कराऊंगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 2 सिद्धांत जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने करा रखी है पूरी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ऐसे सिद्धांत जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, जो यूपी बोर्ड है उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से रिपीट करता है यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि भाई जो पिछले साल आया नहीं वो नहीं आएगा। मान लिया 2024 में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ तो उसके पूरे चांस हैं कि वो आए, 2023 में आया हुआ उसके भी पूरे चांस हैं कि वो रिपीट हो, ठीक है। क्योंकि और जो ये है फिजिक्स का पेपर भी हमने जो बताया था 100% वही आया। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे 19% आए हैं, 99% तक पर्सन आए हैं, सारे के सारे ऐसे कैसे ही, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं उनमें से इतना पेपर आना वो ये कम बात नहीं है। बहुत अच्छा पेपर रहा फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं नंबर 1 सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है ये 2024 में छूट गया था, लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन नहीं छूटने का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी बोर्ड 2019, 2020, 2022, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लगातार आया था लेकिन 1 साल छूट गया है, ठीक है। लेकिन अब की बार 25 नहीं छूटेगा। ये 7 सेट बनाता है यूपी बोर्ड, उसमें से कई सेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। और ये भी चीज का ध्यान रखेंगे कि कंफ्यूज नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जी आप सोचोगे 2023 में आ गया तो अब नहीं आएगा, 2024 में आ गया तो अब नहीं आएगा 25 में, ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। 7 सेट बनते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन से जिले में कौन सा सेट पिछले साल गया था, ठीक है। तो हम ये चीज नहीं रखें बिल्कुल भी, और कौन कौन से पर्सन हमने दिए थे उसमें, तो ये चीज कंफ्यूजन में ना रहा है, इसमें कंफ्यूजन में ना रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो समझने की पैटर्न समझें यूपी बोर्ड का, उनका कुछ हिसाब ऐसा नहीं है। हो सकता है जो 2024 में क्वेश्चन आए उनमें से आपसे 20 से 30 या 40% तक पेपर मिल जाए आपको, ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो सेट की बात है, आपके पास कौन सा सेट आता है, कैसा आता है, आसान आता है, हार्ड आता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। तो चलिए आंसर में लिखेंगे, वर्नर ने जो अभिधारणाएं दी वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 क्या है, धातुओं की निम्नलिखित 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, ये किसने बताया, वर्नर ने। 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ए प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता। पहली कौन सी होती है, प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, यह सरल लवणों में धातु की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था है। यह सरल लवणों में धातु की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था है जो केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। किसके द्वारा, ऋणात्मक आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। यह आयनन योग्य तथा आयनन के योग्य होगी, अदिशात्मक होती है। मेन बिंदु है इसके, इसलिए मेन टॉपिक लिखवा रहा हूं मैं। यह आयनन योग्य तथा अदिशात्मक होती है, ठीक है। मॉडल और बुक से बहुत छोटा मिलेगा आपको ये, ठीक है, बहुत आसान मिलेगा, आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। बस मेन बात क्या है, ज्यादा नहीं लिखना, वो लिखना जो अट्रैक्टिव हो, जो प्रभावशाली हो, जिससे आप एग्जामिनर जैसे देखे उसे, तो उसे पता लग जाए कि हाँ बच्चे में दम है, ठीक है। तो चलिए क्या है, अदिशात्मक होती है, जिसे बिंदु रेखा, ये भाई जरूर लिखेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे इसे डॉटेड लाइन, ठीक है। इसे क्या लिख देंगे, डॉटेड लाइन, ये ऐसा बना देंगे डॉटेड लाइन, ये, ठीक है, ठीक है। डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं, या आप बिंदु रेखा भी लिख सकते हैं और बीच में ऐसा कर देते हैं, ऐसा वो कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। नंबर बी द्वितीयक संयोजकता या नॉन आयनिक या अतिरिक्त संयोजकता, इसे भी लिखेंगे भाई, ठीक है। इसे ये भी बोलते हैं, नॉन आयनिक भी बोलते हैं, अतिरिक्त संयोजकता भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं आगे, 2-3 पॉइंट ही कराऊंगा बस इसके, फिर अगला सिद्धांत करेंगे। देखते हैं क्या है, बी में ये लिखेंगे, जो मैंने हेडिंग लिखवाया था उसमें लिखा जाएगा, यह संकुल यौगिकों में धातु की उपसय संयोजन संख्या है।
क्या है? यह संकुल यौगिकों में धातु की उपसंयोजन संख्या है जो केवल ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं तथा कभी कभी धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। यह वो किसके द्वारा संतुष्ट होती थी? किसके द्वारा संतुष्ट होती थी? यह किसके है? जो केवल ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं के द्वारा, ये तथा कभी कभी धनात्मक समूहों द्वारा, कभी कभी धनात्मक समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, संतुष्ट होती है, वो केवल धनात्मक के लिए होती थी। ठीक है, यह आयनन योग्य नहीं होती, वो आयनन योग्य होती थी। ठीक है, अंतर याद रखेंगे। इसे सतत रेखा कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, सतत रेखा यानी कंटिन्यूस लाइन। नंबर 2 यही लिखेंगे बस, और लिखने का तरीका समझाऊं मैं कि पहले आपने अगर यहाँ पर ये खत्म कर दिया तो 2 लाइनें छोड़नी है, तब जाके नंबर 2 पर ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे तीसरा। ऐसा लिखेंगे जैसे सजा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक संकुल यौगिक में एक या अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं जिससे उदासीन अणु या ऋणात्मक उपसय संयोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, यह उदासीन अणु या ऋणायन लिगैंड तथा इनके द्वारा बनाए गए कुल उपसय संयोजन बंधों की संख्या उपसय संयोजन या समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, नंबर 3 पार्थविक संयोजकताएं अदिशात्मक, ये बताया वर्णन। ठीक है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती है। ठीक है, मेन पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकताएं अदिशात्मक जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती है। ठीक है, तो ये वर्णन का सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और सिद्धांत है, उसे कराऊंगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताया, 3 पॉइंट इसके याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है हमारे पास। संयोजकता अबंध सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सिद्धांत है। कौन से सन में? यूपी बोर्ड 2018, 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होने के, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यूपी अगर आपको मैच करना है 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अनसोल्ड पेपर में 7 सेट होंगे 2024 की। ठीक है, तो कंफ्यूजन में ना रहे बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इसे अच्छी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे संयोजकता अबंध सिद्धांत। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बैंड बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी संयोजकता अबंध सिद्धांत। तो वीबीटी का सिद्धांत भी आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, यही है वो। ठीक है, संयोजकता अबंध सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। नंबर 1, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास उचित लिगेंडों के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं। रिक्त मतलब खाली। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? समन्वय संख्या के बराबर होते हैं आयन की। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है, ज्यादा नहीं कराता मैं, आसान से कराऊंगा अगले पॉइंट भी। ठीक है, नंबर 2, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के ये रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक देते हैं। इन संकरित कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति निश्चित होगी जो समतलीय, वर्गाकार, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय आदि हो सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट कर लिए, एक और कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए दोस्तों, देखते हैं नंबर 3, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के अंदर वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते। नंबर 4, यदि संकुल यौगिक में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह अनुचुंबकीय होता है, तथा यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो यह प्रतिचुंबकीय होता है। सिंपल सी बात है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि अनुचुंबकीय क्यों है ये। ठीक है, क्यों है अनुचुंबकीय? क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेगा तो अनुचुंबकीय होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक चीज और बता रहा मैं, सिद्धांत और बता रहा, इसे भी करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। क्या? क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई साल से लगातार आ रहा, तो आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। ये जो सिद्धांत है 3, इस चैप्टर में 3 सिद्धांत है, इसे करेंगे CFT बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, CFT, क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत। इसे खुद से याद कर लेंगे, ठीक है, आसान ही है, 3-4-5 पॉइंट याद कर लेंगे बस, इसके छोटे छोटे से पॉइंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।